Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is programmed cell death in C. elegans. ठीक है गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने जो एपोप्टोसिस है या प्रोग्राम सेल डेथ है उसके हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये आज पार्ट 5 है। ठीक है, तो उन 4 पार्टों में आई होप कि आप लोगों ने देख लिया हो। ठीक है, मैंने डिटेल में आपको एपोप्टोसिस पढ़ाया है और साथ ही साथ हम लोग एपोप्टोसिस इन मैमल्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने 2 पाथवे पढ़े मैमल्स में, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज है इसका पार्ट 5 और ये टॉपिक है यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF के लिए, साथ ही साथ MSc व BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। सो मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँच सके। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो अब हम बात करेंगे आज प्रोग्राम सेल डेथ इन C. elegans। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों हम प्रोग्राम सेल डेथ C. elegans में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी क्या खास बात है कि हम लोग जो है वो C. elegans को ही हमने चूज़ किया, जबकि अगर हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखें तो मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है मेनली जो है हम किसको लेते हैं, ड्रोसोफिला को लेते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम सेल डेथ किस में स्टडी कर रहे हैं, C. elegans में स्टडी कर रहे हैं। तो इसका एक कारण है, ठीक है, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम इसमें जो है स्टडी कर रहे हैं प्रोग्राम सेल डेथ इन C. elegans। सो द कन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक स्टडीज़ in C. elegans and studies on human cancer cells suggested that an evolutionary conserved pathway mediate apoptosis। ठीक है, तो जब जेनेटिक स्टडी करी गई C. elegans और ह्यूमन कैंसर के बारे में, ठीक है, तो ये देखा गया कि जो पाथवे है दोनों का, यानी जो दोनों का एपोप्टोसिस का पाथवे है वो क्या है, कंजर्व्ड है। देखो C. elegans क्या है, एक निमेटोड्स है। निमेटोड्स आप लोग जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते हो तो सर्च कर लेना। C. elegans क्या है, निमेटोड्स है, बहुत पुराना है, मतलब आप समझ लो फाइलम निमेटोडा का है। ठीक है, और हम लोग कहाँ हैं, फाइलम हम वर्टिब्रेटे के हैं। ठीक है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे और उसके बीच में अभी तक भी कंजर्व पाथवे है किसका, एपोप्टोसिस का। दैट्स वाई जो C. elegans का पाथवे होगा वो क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन हुआ है। इवोल्यूशनरी कंजर्व मतलब पहले इसमें आया होगा पाथवे, उसके बाद डेवलपमेंट के बाद उसके बाद हमारे अंदर वो पाथवे आया होगा जब, ठीक है। तो जो पाथवे है C. elegans और ह्यूमन का, ठीक है, एपोप्टोसिस का, वो दोनों के दोनों कंजर्व्ड है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ स्टडी कर रहे हैं इन C. elegans। द अडल्ट वॉर्म में बी हर्माफ्रोडाइट, जो C. elegans है, ठीक है, वॉर्म होते हैं ये, तो जो C. elegans है वो जो एडल्ट होता है वो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है, यानी हर्माफ्रोडाइट का मतलब जिसके पास में बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, या ये मेल होते हैं। ठीक है, तो या तो हर्माफ्रोडाइट होंगे या मेल होंगे, यही जो है ये C. elegans होते हैं। सो ड्यूरिंग नॉर्मल निमेटोड डेवलपमेंट 131 सोमैटिक सेल्स आउट ऑफ 1090 आर एलिमिनेटेड। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है C. elegans का, तो इस बेचारे के पास में जो है 1090 सेल्स होते हैं जनरली, लेकिन इस 1090 सेल्स में से 131 सेल्स, सोमैटिक सेल्स को क्या किया जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, और जो जिससे कि जब एडल्ट वॉर्म में जब आप स्टडी करते हो एडल्ट वॉर्म को C. elegans की, तो उसमें आपको सिर्फ 959 सोमैटिक सेल्स ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि 131 सोमैटिक सेल्स कहाँ चले गए, प्रोग्राम सेल डेथ में चले गए। द डेथ ऑफ दीज सेल इज़ हाईली स्पेसिफिक, इन सेल्स का डेथ जो है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, सच दैट द सेम सेल्स ऑलवेज डाई इन डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, तो बहुत ही मतलब जो डेथ की जाती है सेल्स की वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से की जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब कंजर्व किया जाता है, क्योंकि अब हर सेल डेथ जो 31 जो स्पेसिफिक सेल्स होंगे उन्हीं की डेथ की जाएगी, ऐसा नहीं कि और बाकियों की करी जाएगी, नहीं, जो स्पेसिफिक 131 सेल्स हैं उनकी ही डेथ की जाएगी। ठीक है, थोड़ा प्रोग्राम सेल डेथ। स्पेसिफिक म्यूटेशन हैव बीन रिवील्ड 4 जीन्स whose encoded proteins play essential role in controlling the program cell death during the C. elegans development। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट को मतलब
उसकी जिज्ञासा हुई कि भाई कौन से जीन्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब भी हमें किसी जीन का फंक्शन जानना होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें म्यूटेशन कर देते हैं। तो साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे जीन्स में म्यूटेशन किया और चेक किया कि किसकी वजह से जो है वो एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ हो रहा है या नहीं हो रहा सी एलिगन में। क्योंकि सी एलिगन की स्टडी करना क्या है, बहुत आसान है भाई। बेचारे में टोटल 559 सोमैटिक सेल्स हैं एडल्ट में, ठीक है, तो बहुत ही कम सेल्स है। अगर हम ह्यूमन में डायरेक्टली स्टडी कर लें तो हमारे पास में तो ट्रिलियंस पता नहीं कितनी सेल्स होंगे जिनके हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सी एलिगन क्या है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें स्टडी करना जो है बहुत आसान है। क्योंकि उसमें जो है हम कुछ ही जीन्स को म्यूटेशन करके हमें पता चल जाएगा कि कौन जो है वो इसमें प्रोग्राम सेल डेथ में रोल प्ले कर रहा है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा तो उनको 4 जीन्स जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखी। एक तो SET3 हो गया, SET4 हो गया, SET9 और EGL1। ये सारे के चारों जीन का रोल देखा इन्होंने कि ये एपोप्टोसिस में मदद कर रहा है। यानी इनमें से कोई एपोप्टोसिस करवा रहा होगा, कोई प्रमोट कर रहा होगा कि प्रोग्राम सेल डेथ हो, कोई जो है प्रोग्राम सेल डेथ को रोक रहा होगा, ठीक है। जो कैस्पेज है, अभी तक हम लोग कैस्पेज भी स्टडी कर चुके हैं। तो मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था कि सी एलिगन में एक ही कैस्पेज होता है, दैट इज़ SED3 नाम का कैस्पेज जो है वो सी एलिगन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब मैं कैस्पेज पढ़ा रही थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे मैमल्स और ह्यूमन के अंदर तो काफ़ी सारे कैस्पेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सी एलिगन में जो है सिर्फ एक ही कैस्पेज प्रेजेंट होता है और उसका नाम क्या है, SED3, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब ये जीन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से ये प्रोग्राम सेल डेथ करवाते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द जनरल पाथवे। ये एक जनरल पाथवे है। पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। तो इस पाथवे को देखकर देखो क्या लगता है आपको, जो SED9 है, SED9 जो है वो किसको इनहिबिट कर रहा है, SED4 को इनहिबिट कर रहा है, SED4 नाम की जीन को इनहिबिट कर रहा है। और SED4 जो है प्रोटीन, ठीक है, SED4 जो है SED3 प्रोटीन को जो है प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और SED3 प्रोटीन जो है वो एपोप्टोसिस करने में मदद कर रहा है। यानी आप इस जनरल पाथवे को देखकर बता सकते हो कि जो SED3 है और SED4 है ये एपोप्टोसिस के पक्ष में है, यानी एपोप्टोसिस को प्रमोट करा रहे हैं कि सेल का डेथ हो। लेकिन जो SED9 है ये क्या कर रहा है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि ये SED4 को इनहिबिट कर दे रहा है, राइट। तो दिस इज एन जनरल पाथवे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, नहीं तो मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। ओके, तो कब एपोप्टोसिस होगा, सबसे पहले हम देखते हैं जो SED9 है। SED9, अगर SED9 आपका इनएक्टिव हो, इनएक्टिव, ठीक है, बेचारा अगर इनएक्टिव हो तो क्या अब ये SED3 को इनहिबिट कर पाएगा, सॉरी SED4 को इनहिबिट कर पाएगा। जब अगर ये इनएक्टिव होगा तो नहीं कर पाएगा, राइट। तो SED4 क्या हो जाएगा, SED4 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, राइट। SED4 एक्टिव हो जाएगा तो ये किसको एक्टिवेट करवाएगा, SED3 को एक्टिवेट करवाएगा, इसको एक्टिवेट कराएगा। और SED3 फाइनली क्या कर देगा, एपोप्टोसिस, ठीक है। तो SED9 जो इनएक्टिव हो गया है, अब ये बेचारा इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो SED4 जो है आपका एक्टिवेट हो गया, ये किसको एक्टिवेट कराएगा, SED3 को एक्टिवेट कराएगा, और SED3 फाइनली आपका एपोप्टोसिस करवा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो एपोप्टोसिस को प्रमोट किया जाता है। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किस टाइम पे आपका एपोप्टोसिस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में चलते हैं। अगर SED9 एक्टिव है, SED9 जो है वो आपका एक्टिव है, ये जीन अगर आपका एक्टिव है, तो जब ये अगर एक्टिव होगा तो ये क्या कर लेगा, इसको SED4 को इनहिबिट कर देगा, SED4 को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, यानी इनएक्टिव कर देगा। अब क्या SED3 को एक्टिवेट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो SED3 क्या हो जाएगा, ये भी इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने वाला क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, ठीक है। अब SED3 इनएक्टिव है तो क्या एपोप्टोसिस हो पाएगा, नो एपोप्टोसिस, कोई एपोप्टोसिस नहीं होगा, ठीक है। तो
SAD9 क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो अब इसने क्या कर दिया, इसको इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव कर दिया तो अब ये इसको प्रमोट नहीं कर पाएगा, इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और ये एपोप्टोसिस नहीं कर पाएगा। तो एपोप्टोसिस नहीं कर पाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सेल डेथ जो है आपका हो जाएगा, नो सेल डेथ होगा। ठीक है, कोई एपोप्टोसिस नहीं होगा, नो सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से पाथवे चलेगा। ठीक है, कब एपोप्टोसिस होगा, जिस टाइम पे SAD9 इनएक्टिव होगा। SAD9 इनएक्टिव होगा तो वो SAD4 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और SAD4 को इनिबिट नहीं कर पाएगा, तो SAD4 एक्टिव रहेगा। SAD4 एक्टिव रहेगा तो वो SAD3 को एक्टिवेट कराएगा। SAD3 एक्टिवेट रहेगा तो एपोप्टोसिस हो जाएगा। लेकिन अगर SAD9 एक्टिवेट हो गया, SAD9 एक्टिवेट हो गया तो SAD4 इनएक्टिव हो जाएगा। SAD4 इनएक्टिव हो जाएगा तो SAD3 को एक्टिवेट करने वाला कोई नहीं रहेगा। SAD3 एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका एपोप्टोसिस फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। दिस वन इज़ द जनरल पाथवे। ठीक है, और ये आपका कूपर से है। ठीक है, कूपर से लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको फिगर में दिखा रखा है प्रोग्राम सेल डेथ इन सी एलिगेन। तो ये जनरल पाथवे है, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करवा लिया है। So genetic analysis identified that 3 genes that play important role in programmed cell death during the development of C. elegans. 2 genes SAD3 and SAD4 are required for cell death. जो SAD3 और SAD4 है, ये दोनों के दोनों क्या है, सेल डेथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जीन, अगर ये दोनों के दोनों जीन एक्टिवेट हो गए तो आपका सेल डेथ हो जाएगा, सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा। जबकि SAD9 जो है वो सेल डेथ को इनिबिट कर रहा है। ठीक है, द SAD9 प्रोटीन इनिबिट्स SAD4 विच एक्टिवेट द SAD3। तो SAD9 जो है वो किसको इनिबिट करता है, SAD4 को, और SAD4 वो जीन है जो एक्टिवेट करता है SAD3 को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पाथवे चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इस फिगर में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये निमेटोड्स में है। ठीक है, पाथवे, और ये मैमल्स में पाथवे है। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक और जीन है दैट इज EGL1। EGL1 के बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको, यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, अब जो EGL1 जीन है ना, EGL1, ठीक है, EGL1 जीन क्या करता है, ये जीन जो है इस SAD9 को इनिबिट करता है। इसका काम क्या है, SAD9 को इनिबिट करना। ठीक है, तो ये SAD9 इनएक्टिव किसकी वजह से होता है, इस EGL1 की वजह से। और जब EGL1 जब इनएक्टिव होता है तो ये इनिबिट नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर EGL1 आपका इनएक्टिव हो तो ये अब इनिबिट नहीं कर पाएगा, तो SAD9 एक्टिवेट हो जाएगा। और जब EGL1 एक्टिव हो तो ये इनिबिट कर लेगा SAD9 को, SAD9 इनएक्टिव हो जाएगा, SAD4 एक्टिवेट हो जाएगा, SAD3 एक्टिवेट हो जाएगा, एपोप्टोसिस आपका हो जाएगा। तो EGL1 भी क्या कर रहा है, एपोप्टोसिस में मदद कर रहा है। ठीक है, तो चारों जीन्स के बारे में आप समझ गए हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो EGL1 जो जिसको हम निमेटोड्स में EGL1 बोलते हैं, एक्चुअली में वो क्या है, BH3 ओनली जीन है। ठीक है, BH3 ओनली जीन हम लोगों ने पढ़ा था मैमल्स में। ठीक है, मैमल्स में क्या थे, BH3 ओनली जीन्स में बिड, बिम और अदर BH3 जीन्स थे। ठीक है, प्यूमा, नॉक्सा, ये सारे जीन्स थे। तो ये जो EGL1 है वो सिमिलर किसकी तरह होता है, BH3 ओनली जीन्स जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होता है, तो उसी की तरह सिमिलर होता है। तो दिस इज, ये जो फिगर है आपको ये क्या दिखा रहा है, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड ऑफ एपोप्टोसिस पाथवे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैमल्स, निमेटोड्स और मैमल्स दोनों में इवोल्यूशनरी जो कंजर्व जो पाथवे है ना वो कंजर्व्ड है अभी तक जो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग इवोल्यूशन जो निमेटोड्स का एपोप्टोसिस का पाथवे है वो अभी तक कंजर्व्ड है हमारे अंदर भी उसी तरीके से एपोप्टोसिस होता है। भले हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं लेकिन वो भी सिमिलर होते हैं विद द निमेटोड्स। ठीक है, सी एलिगन के साथ में। सो सिमिलर प्रोटीन शोन इन आइडेंटिकल कलर, जो सिमिलर प्रोटीन है वो आइडेंटिकल कलर से आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ये येलो कलर से दिखा रखा है EGL1, तो बिड, बिम, अदर जीन्स जो BH3 ओनली जीन्स है वो भी आपको येलो कलर से दिखा रखे हैं। ठीक है, प्ले करस्पॉन्डिंग रोल्स इन निमेटोड्स एंड इन मैमल्स। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वही रोल प्ले करते हैं जो EGL1 यहाँ रोल प्ले कर रहा है, वही यहाँ पर BH3 ओनली जीन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का रोल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो देखो मैमल्स में हम पढ़ चुके हैं, तो हम निमेटोड्स में पढ़ते हैं। निमेटोड्स BH3 ओनली प्रोटीन कॉल्ड EGL1। निमेटोड्स में हम BH3 ओनली प्रोटीन को क्या बोल देते हैं, EGL1 बोल देते हैं। ठीक है, देखो गाइस, अगर आप लोगों ने पहले के 4 पार्ट पढ़ लिए हैं अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं BH3 ओनली के बारे में, बिडबिम के बारे में, सबके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लेना। ठीक है, तो समझने में आसान
आसानी होगी। तो जो BH3 ओनली है, ठीक है, निमेटोड्स में BH3 ओनली प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं, EGL1, that bind to SAD9 on the outer mitochondrial membrane and this interaction release SAD4 from the SAD4 SAD9 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब जब ये SAD9 पे बाइंड करता है EGL1 तो SAD9 को ही क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। ठीक है, जब SAD9 को इनिबिट कर देता है, जैसे हमारे BH3 ओनली जीन्स क्या करते थे, BCL2 को इनिबिट कर देते थे। इस BCL2 ने किसको पकड़ के रखा रहता था, माइटोकॉन्ड्रिया के साइड में बैक्स को पकड़ के रखा रहता था, यानी उसको इनिबिट करके रखा रहता था। तो यहाँ पर जो है SAD9 ने SAD4 को इनिबिट किया हुआ है। ठीक है, SAD9 ने क्या किया है, SAD4 बेचारे को इनिबिट किया हुआ है। तो नेक्स्ट है फ्री SAD4। जब EGL1 आएगा तो ये SAD9 को इनिबिट कर देगा, SAD9 को इनिबिट कर देगा, तो SAD9 अब इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा SAD4 को, तो SAD4 हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। देन बाइंड टू एंड एक्टिवेट बाई ऑटो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज द कैस्पेज SAD3। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसमें ऑटो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज इसमें होगा, जो कि कैस्पेज है SAD3 का। ठीक है, और ये SAD3 को एक्टिवेट कराएगा, विच डिस्ट्रॉय द सेल प्रोटीन टू डिराइव एपोप्टोसिस। और SAD3 क्या है, आपका कैस्पेज है। मैंने आपको बताया था इट इज़ द ओनली कैस्पेज दैट प्रेजेंट इन द नेमाटोड्स और C. elegans। ठीक है, तो ये कैस्पेज है। तो कैस्पेज क्या होते हैं, प्रोटीएज होते हैं जो दूसरे प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं। तो ये अगर एक्टिवेट हो गया तो ये क्या कर देगा, सेल्स के सारे प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर देगा, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा और फाइनली जो है आपका एपोप्टोसिस करवा देगा। ठीक है, तो SAD3 इज सिमिलर टू द कैस्पेज 9। जब कैस्पेज 9 का यहाँ काम है इनिशिएटर कैस्पेज, वही काम जो है यहाँ पर SAD3 का है। ठीक है, SAD3 को किसने एक्टिवेट किया, SAD4 ने एक्टिवेट किया। तो SAD4 किसके सिमिलर है, आपका APF1। वहाँ पे हमने देखा था कि साइटोक्रोम C जो है रिलीज हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, जो कि एक्टिवेट करवा रहा था APF1। APF1 जब एक्टिवेट हो रहा था तो ये किसको एक्टिवेट करा रहा था, कैस्पेज 9 को। तो यहाँ पर SAD4 किससे सिमिलर है, APF1 के साथ में। SAD4 जो है APF1 के साथ में सिमिलर है। SAD9 जो है आपका BCL2 के साथ सिमिलर है और EGL1 आपका BH3 के साथ सिमिलर है। ठीक है, तो निमेटोड्स में बहुत ईजी पाथवे, बहुत सिंपल सा पाथवे है और इनकी सिमिलरिटी जो कंजर्व पाथवे है वो यहाँ पर दिखा रखी है। These relationships are shown as the genetic pathway with EGL1 inhibiting SAD9, which in turn inhibits SAD4 and activates active SAD4 activate the SAD3। ठीक है, तो यही आपको दिखा रखा है। तो काफ़ी सिंपल सा पाथवे है। ठीक है, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन किस में कौन सी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ इस फिगर में तो आपने देख लिया, यहाँ पे आपको कलर से जो है विजिबल हो रहा है EGL1 जो है सिमिलर है BH3 से, SAD9 जो है BCL2 से, SAD4 जो है आपका APF1 से, SAD3 जो है आपका कैस्पेज 9 से। ठीक है, ये सारे जो है इस तरीके से सिमिलर हैं। तो अब मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ, जो ह्यूमन BCL2 प्रोटीन है एंड वॉर्म का SAD9 प्रोटीन है, ये होमोलोगस है यानी सिमिलर है। ठीक है, इन वॉर्म द एपोप्टोटिक पाथवे SAD3 इज द कैस्पेज 9 इन मैमल्स। SAD3 जो है वो कैस्पेज 9 है इन मैमल्स में, इज अ प्रोटीज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय सेल कंपोनेंट ड्यूरिंग द एपोप्टोसिस। नाउ SAD4 जो है सिमिलर है किसके, APF1 के। ठीक है, इज अ प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर दैट कॉज द ऑटो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ the inactive precursor of SAD3 a zymogen and creating an active SAD3 protease to initiate the cell death। तो फाइनली जो है वो सेल डेथ इनिशिएट कर देता है। ठीक है, तो आई बात समझ में, एक बार मैं शॉर्ट में भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है C. elegans है और ये मैमल है। ठीक है, मैमल्स। तो कौन कौन से जीन सिमिलर हैं, तो सबसे पहले EGL1 किसके साथ सिमिलर है, BH ओनली के साथ में सिमिलर है, BH ओनली। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो SAD9 किसके साथ सिमिलर है, दैट इज BCL2 एंटी एपोप्टोटिक जीन। नेक्स्ट है SAD4 किसके सिमिलर है, आपका APAF1। ठीक है, APAF1 के साथ सिमिलर है। और जो आपका SAD3 है वो किसके साथ सिमिलर है, वो तो आपका कैस्पेज है। कौन सा कैस्पेज है, चाहे तो कैस्पेज 3 और कैस्पेज 9, कोई भी कैस्पेज हो सकता है, राइट। तो क्योंकि ये ओनली कैस्पेज है मैमल की, तो C. elegans का, तो ये कोई भी कैस्पेज हो सकता है। ठीक है, तो अब जो EGL1 है इट इज़ द BH ओनली जीन। BH ओनली जीन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या होता है, प्रो अपोप्टोटिक जीन्स, जो अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, प्रो एपोप्टोटिक
जीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BCL2। BCL2 क्या था? एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका APF1। APF1 क्या था आपका? प्रो एपोप्टोटिक, ठीक है। और SET3 कैस्पेजेस तो ऑब्वियस सी बात है प्रो एपोप्टोटिक ही होंगे, यानी एपोप्टोसिस को जो है वो प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो आई बात समझ में? तो ये जो है सारे जीन्स की मैंने आपको लिस्ट दे दी है, कौन किसके साथ में सिमिलर है ये आपको याद रखना है। कई बार आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, सो तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आता है म्यूटेशन केसेस, ठीक है। और म्यूटेशन केस से चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से पाथवे करवा देती हूँ, ठीक है। तो मैमल्स के केस में क्या हो रहा है, ठीक है। मैमल्स में क्या हो रहा है? BH ओनली जीन्स किसको इनिबिट करते हैं? BCL2 को इनिबिट करते हैं, BCL2 को इनिबिट करते हैं, ठीक है, जो कि एंटी एपोप्टोटिक जीन है। BCL2 इनिबिट करता है किसको? APAF1। मतलब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, BCL2 एक्चुअली में बैकबैक्स को इनिबिट करके रखता है, लेकिन अगर बैकबैक्स इनिबिट रहेंगे तो APAF1 कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो APAF1 में डायरेक्ट लिख रही हूँ। APAF1 किसको एक्टिवेट करता था? कैस्पेज 9 को, ठीक है, कैस्पेज 9, फिर कैस्पेज 3 एक्टिवेट होता था, राइट। और फिर जब ये एक्टिवेट होता था तो फाइनली ये दोनों क्या करा देते थे? एपोप्टोसिस करवा देते थे, ठीक है। ऐसे एपोप्टोसिस होता था। लेकिन अब उसमें कैसे हो रहा है? C एलिगेन में कैसे हो रहा है? C एलिगेन में भी देख लेते हैं। C एलिगेन में क्या हो रहा है? जो BH ओनली का जो पोजीशन है वो कौन ले रहा है? EGL1। EGL1 किसको इनिबिट कर रहा है? BCL2 का सिमिलर कौन है? दैट इज SED9, ठीक है। SED9 किसको इनिबिट कर रहा है? SED4 किसका सिमिलर है? APF1 का, तो दिस इज SED4 को इनिबिट कर रहा है। SED4 किसको एक्टिवेट करवा रहा है? SED3 को। SED3 क्या है? कैस्पेज है, ओनली कैस्पेज इन C एलिगेन। तो ये किसके साथ जैसे सिमिलर है? दैट इज कैस्पेज 9, कैस्पेज 3। और ये फाइनली क्या करा दे रहा है मिलकर? एपोप्टोसिस, ठीक है। तो आई बात समझ में कि कैसे जो है पाथवे कंजर्व्ड है इन मैमल्स एंड C एलिगेन में, ठीक है। कैसे सिमिलर पाथवे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने इतनी बार आपको बता दिया है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे जो है वो चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं म्यूटेशन केसेस में। म्यूटेशन केसेस भी देख लेते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट केसेस पूछ ले जाते हैं। तो म्यूटेशन केस क्या है? अगर SED3 या SED4 इनएक्टिव हो गया म्यूटेशन की वजह से, यानी किसी भी तरीके से इनएक्टिव हो गया, तो नॉर्मल प्रोग्राम सेल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी यार, क्योंकि ये दोनों ही तो क्या करा रहे हैं? प्रमोट करा रहे हैं सेल डेथ को। SED4 और SED3 दोनों के दोनों क्या करा रहे हैं? अपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों इनएक्टिव हो गए तो आपका सेल डेथ नहीं होगा। दूसरा है थर्ड जीन SED9। SED9 फंक्शन एज अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ अपोप्टोसिस। ये अपोप्टोसिस के खिलाफ है, यानी ये एंटी अपोप्टोटिक जीन है। अगर ये इनएक्टिव हो गया म्यूटेशन से तो सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और सेल जो है वो सेल डेथ की तरफ जाएगी, ठीक है। तो सेल अंडरवेंट टू अपोप्टोसिस लीडिंग टू द डेथ ऑफ द डेवलपिंग एनिमल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर SED9 ओवर एक्सप्रेस हो गया, एबनॉर्मली जो एक्सप्रेशन है SED9 का वो हाई हो गया, तो नॉर्मल प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो कई बार कैंसर के केस में अगर देखा जाए तो जो SED9 जीन है वो ओवर एक्सप्रेस कर जाएगा, ठीक है। तो जब SED9 जीन किसके सिमिलर है? BCL2 जीन के सिमिलर है इन ह्यूमन। तो अगर हमारे अंदर BCL2 जीन अगर ओवर एक्सप्रेस हो गया, यानी उसमें जो है ऑन्कोजीन वो अगर बन गया, तो कैंसर को मदद मिलती है सर्वाइव करने में और कैंसर सेल फिर डाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो ज़रा म्यूटेशन केसेस को भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। म्यूटेशन केसेस, ठीक है। सबसे पहला केस है, अगर SED9 में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन इन
सेड 9, ठीक है। LOF मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, यानी वो काम करना बंद कर दे, तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो सेड 9 में तो अपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है, अगर लॉस ऑफ फंक्शन आपका किस में हो गया, सेट 4 में हो गया, सेट 4 में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो नो अपोप्टोसिस, क्योंकि ये बेचारा अपोप्टोसिस को प्रमोट कराता है, ठीक है, तो अपोप्टोसिस नहीं होगा। तीसरा है लॉस ऑफ फंक्शन इन सेट 3, सेट 3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो भी अपोप्टोसिस नहीं होगा, नो अपोप्टोसिस, ठीक है। और अगर लॉस ऑफ फंक्शन जो है, लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो किस में हो गया आपका, सॉरी अब लॉस ऑफ फंक्शन तो हो गया, नाउ इज़ गेन ऑफ फंक्शन, ओके। तो अगर गेन ऑफ फंक्शन अगर आपका हो गया, गेन ऑफ फंक्शन जो है आपका किस में हो गया, सेड 9 में, सेड 9 में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो नो अपोप्टोसिस, ठीक है, तो अपोप्टोसिस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सेड 9 एंटी अपोप्टोटिक जीन है, ठीक है। तो अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया सेड 9 में तो अपोप्टोसिस वो होने ही नहीं देगा कभी, ठीक है। गेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये सेड 9 जो है इतना एक्सप्रेस हो गया है कि अब इसको कोई अगर आके इनिबिट भी करेगा तो भी ये इनिबिट नहीं होगा, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अगर ये हर कंडीशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ये हर कंडीशन में क्या करेगा, सेड 9 हर कंडीशन में सेड 4 को इनिबिट करेगा, सेड 4 इनिबिट हो जाएगा तो सेड 3 को एक्टिवेट करने वाला कोई नहीं बचेगा, सेड 3 एक्टिवेट नहीं होगा तो अपोप्टोसिस भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सेड 9 में गेन ऑफ फंक्शन आ गया तो अपोप्टोसिस फिर कभी हो ही नहीं सकता, राइट। चलो, तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। EGL1 जीन के बारे में भी आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। तो बाकी और कुछ बचा नहीं है इसमें, तो सारे डिटेलिंग में मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना, बाकी PDF में एक साथ आपको दे दूँगी। आज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF दे दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर मैं आज पूरी एक साथ PDF डाल दूँगी। और साथ ही साथ अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। तो फिर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।